हाँ जी, क्या पढ़ रहे थे हम लोग? पंचायती राज। तो पंचायती राज मैंने कल लास्ट में क्या पढ़ा दिया था? ग्राम सभा और वार्ड सभा, ये हो गई। और अब इसमें किस प्रकार से अविश्वास प्रस्ताव लाया जाता है ये जानकारी मैं एक साथ पढ़ा दूंगा। उससे पहले हम नगरीय निकाय और पढ़ लेते हैं, है ना। फिर महत्वपूर्ण जानकारी एक साथ पढ़ लेंगे। अगला आज का टॉपिक हो जाएगा नगरीय निकाय। नगरीय निकाय का मतलब हो गया कि जो नगरों की व्यवस्था है उसको सुचारू संचालित करने के लिए स्वयं जनता द्वारा संचालित किया जाने वाला शासन नगरीय निकाय। इस नगरीय निकाय को भी प्रारंभ में संविधान का दर्जा नहीं था, संविधान में इसको भी वर्णित नहीं किया गया था, समझ लो, एक बार बाद में उतारेंगे। इसको भी ऐसे ही नगरों की, कस्बों की, शहरों की व्यवस्था को सुचारू संचालित करने के लिए, व्यवस्थाओं को चलाने के लिए पहले से नगर निगम, नगर परिषद, नगर पालिकाएं संचालित हो रही थी। जैसे आपसे पूछा जाए कि भारत में सर्वप्रथम नगर निगम की स्थापना करने वाला मद्रास था, सबसे पहले नगर निगम की स्थापना किसने की? मद्रास ने। फिर बात कर लेते हैं कि सबसे पहले नगर पालिका की स्थापना करने वाला कौन था? तो राजस्थान में माउंट आबू था, 1864 में कर ली थी माउंट आबू ने। और राजस्थान में नगर पालिका की स्थापना 1864 में कर ली थी। लेकिन ये जो आजादी से पहले जितना भी चल रहा था, इस प्रकार की व्यवस्थाओं को सुचारू संचालन करने के लिए चल रहा था, लेकिन इसको संवैधानिक दर्जा नहीं था। इसको संवैधानिक दर्जा कब दिया गया, यहां से मैं इस टॉपिक को स्टार्ट करता हूं। इसके लिए 74वां नंबर का संविधान संशोधन किया है। और ये जो हमारा 74वां नंबर का संविधान संशोधन है ना, ये हम 1992 में पढ़ते हैं। कौन से वर्ष में पढ़ते हैं? 1992 में। इस 74वां नंबर का संविधान संशोधन 1992 के द्वारा इसको क्या दिया गया है? संवैधानिक दर्जा। किसको? हाँ, नगरीय निकायों को संवैधानिक दर्जा दिया गया। ये बात हमारे समझ में आ गई। और इसको संवैधानिक दर्जा देते हुए इसको कहां पर लिखा? ये लो साहब। तो हम जैसे आपसे पहले हम संविधान का भाग नंबर 9 में पंचायत राज को लिख चुके थे, तो यहां 9 में नोक है, अंग्रेजी में बोलेंगे तो 9A। 9A उसमें संविधान का अनुच्छेद 243 पढ़ रहे थे, और 43 में ए से ओ तक में तो गया था। अब ओ के बाद में क्या आता है? PQRSTUVWXYZ, एबीसीडी थोड़ी पढ़ा रहा हूं। ZA, ZB, ZC, ZD, ZE, ZF, ZG, कहां तक है? ZG, लालजी, बाई जी की मां, ऐसे शब्द बहुत प्रचलित है ना, तो याद हो गया आपको तो एक ही झटके में। बताओ, नगरीय निकायों को पंचायत राज के अनुच्छेद 243 में पी से लेकर कहां तक लिख दिया? जेड जी तक। याद रह गया? ओके। हाँ, एक बार क्या हुआ, यही क्लास में रीट में पढ़ा रहा था, यही क्लास में रीट में पढ़ा रहा था। ग्रामीण बच्चे आते हैं, महिलाएं ज्यादा थी, लगभग 90% महिलाएं थी। और मैं जोर जोर से बुला बुला कर मैंने कहा आज के टॉपिक को यही याद करवा दिया, छोटा टॉपिक है, जोर जोर से बुलवा रहा था। ये टॉपिक आया और मैंने बुलाया, भाई बताओ कहां से कहां तक है? तो पी तो स्टार्ट हो जाए, लेकिन जेड जी नहीं बोले, आवाज ही नहीं आई। अब वो 10% वो जो टाबर थे उनकी आवाज आए। मैंने कहा क्या क्या चक्कर है भाई, आप कुछ लगते हो गया इनके? कि नहीं, जेड जी का मतलब होता है बड़े भाई को, बड़े भाई को, जिस जो बहू होती है ना, उसका बड़ा भाई, उसको छोटे बाबू की बहू जेठ जी बोलती है। तो मैंने कहा तो मुझे ही पता है इस बात को, बोलने में क्या फर्क पड़ता है, नहीं कि आजकल नहीं बोलते। फिर मैंने कहा शायद मुझे एक वो रामध्वनि याद आ गई, कि एक बार ग्रामीण प्रवेश में रामध्वनि हो रही थी, और उस रामध्वनि में बहुत बढ़िया महिलाएं आराम से रघुपति राघव राजा राम कर रही थी, और इतने प्यार से कर रही थी, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन सीताराम। लेकिन एक महिला कैसे रामधनी कर रही थी? रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, रघुपति राघव राजा राम पतित पावन, क्योंकि उसके पति का नाम। हाँ, जानकारी समाप्त हुई, याद करने के लिए मैंने ये बताई है। तो ये 243 के पी से लेकर जेड जी तक में। अब इसमें जो विषय जोड़े गए हैं, जैसे उसमें 29 थे, इसमें 18 विषय हैं, और उसके लिए एक नवीन अनुसूची बनाई गई थी 11वीं, और इसके लिए कौन सी बनाई गई है? 12वीं। याद हो गया शायद, मुझे लगता है। मैडम बाद में उतारना।
मैं क्या टाइम देता हूं इसको उतारने के लिए, पहले एक बार समझने का, क्योंकि ऐसे तो इसकी फोटो कॉपी भी दे सकता था मैं, लेकिन समझना जरूरी है। तो 74वां संविधान संशोधन 1992 के दौरान संवैधानिक दर्जा दिया गया। भाग 9 के तैयार हुआ। संविधान का 243 में पीछे जेड जी तक लिखा। विषय 18 और अनुसूची 12वीं इसके लिए तैयार की। देखो मैं आपको एक विशेष जानकारी दूं, ये यहां पर आप शॉर्टकट में समझना। मैंने 73वां संविधान संशोधन पढ़ाया 1992 में, मैंने 74वां संविधान संशोधन पढ़ाया 1992 में, मैं आपको 97वां संविधान संशोधन पढ़ा रहा हूं 2012। समझना, इसमें पंचायती राज को लिखा, इसमें नगरीय निकायों को लिखा। एक साथ क्यों पढ़ा रहा हूं इसको समझना। नगरीय निकाय, इसमें सहकारिता को लिखा, सहकारिता, सहकारिता ना, सहकारी समितियां वो, इसमें लिखा। इसको संविधान के भाग नंबर 9 में लिखा, इसको संविधान के भाग नंबर 9 में लिखा, इसको संविधान के भाग नंबर 9 में लिखा। अंग्रेजी में बात करें तो ए और बी। इसको संविधान के अनुच्छेद, अच्छा मैं यहां ला करके वो क्लिक कर रहा था भाई, इसको मिटाऊं, आदत में वही पड़ी हुई है ना। इसको संविधान के अनुच्छेद 243 में ए से ओ तक में लिखा, इसको संविधान के अनुच्छेद 243 में पी से जेड जी तक लिख दिया, और इसको संविधान के वही 243 आएगा, 243 के, अब देखो जेड जी के बाद में जेड एच वो आ जाएगा, जेड एच से लेकर के जेड टी, जेड एच से लेकर के जेड टी तक किसको लिख दिया, सहकारिता को। तो 3 संविधान संशोधन आपको याद हो गए आज के आज ही। कौन सा? 73वां पंचायती राज, 74वां नगरीय निकाय, और 97वां सहकारिता। क्लियर है? संवैधानिक दर्जा दे दिया इनको। तो ये तो नवीनतम ही है, 2012 में सहकारिता को दर्जा दिया गया है। सहकारी समितियां हो गई, सहकारी विकास मतलब सहकारी बैंक हो गए, वो सारी डिटेल इसमें आती है। तो ये एक याद करने के लिए। अब जैसे मैंने आपको ये बता रखा है कि पंचायत राज के लिए तो अनुसूची कौन सी बना डाली, ये आपको याद है, अनुसूची 11वीं। इसके लिए कौन सी बना डाली नगरीय निकायों के लिए, अनुसूची 12वीं। इसके लिए कोई अनुसूची बनाई नहीं है, इसको तो यहीं पर लिखा है। इसमें विषय कितने लिखे गए, विषय इसमें 29 लिखे गए। इसमें विषय कितने लिखे गए, विषय 18। इसमें विषय नहीं है, इसमें विषय नहीं है। तो ये मोटी मोटी जानकारी होगी। अब आ जाओ, ये जो आपका है फिक्स कर लिया इसने तो। आज 24 पे, आज थोड़ा लेट हो गया आने में ना, हाँ लेट हो गया। बोल भाई। हाँ, तो 74वां जो संविधान संशोधन है, इसके द्वारा हमने इसको संवैधानिक दर्जा दिया, और ये भी त्रिस्तरीय है। कितना है? त्रिस्तरीय। दबाओ नहीं, अब कब सुनाया है इसने? ये भी आजकल कंजूसी करते हैं, पूरा नहीं सुनाते। फ्री पॉकेट के अंदर कुछ भी नहीं मिल रहा है। त्रिस्तरीय ढांचा है इसका भी, एक बार इस ढांचे को समझ लो। ये जो त्रिस्तरीय ढांचा है, इसमें सबसे उच्च स्तर जो है ना, उच्च स्तर उसका नाम है नगर निगम। नाम क्या है? नगर निगम। बड़े शहरों में नगर निगम है। फिर जो मध्य स्तर है, मध्य स्तर, इस मध्य स्तर पर जो होता है उसको बोलते हैं नगर परिषद। नगर परिषद, यूआईटी, नगर परिषद। और जो निम्न स्तर है ना इसका, निम्न स्तर, वो क्या है? नगर पालिका। नगर पालिका, नगर पालिका, ये निम्न स्तर हो गया। देखो यहां पर बात कर लेते हैं नगर निगम बड़े शहरों में, ये थोड़े बीच वाले से में, और ये मतलब कस्बों में, ये कस्बों में होता है। लेकिन कहां पर नगर निगम होगा, कहां पर नगर परिषद होगी, कहां पर नगर पालिका होगी, यहां समझो। यदि आबादी, आबादी मतलब जनसंख्या, जनसंख्या इसमें कौन से वर्ष की काम में ली जा रही है, ये मैंने बता दिया था। पंचायती राज और नगरीय निकाय दोनों में 1991 की जनगणना को आधार माना गया है। इसके लिए 84वां संविधान संशोधन किया है, 2001 में किया था,
अब यह 2026 तक इनकी संख्या यथावत रहेगी, यानी 1991 की जनगणना को आधार मान करके ही संख्या का निर्धारण कर रखा है। तो जैसे 5 लाख की आबादी, ये आबादी है भैया, आबादी से अधिक होने पर क्या बनाएंगे? नगर निगम। किसी शहर की आबादी 5 लाख से अधिक है तो नगर निगम की स्थापना करेंगे। 1 से 5 लाख शॉर्टकट में लिख दिया मैंने, आबादी वालों में, आबादी में किसका गठन करेंगे? नगर परिषद का। और 20,000 से लेकर के 20,000 से लेकर के 1 लाख तक, 1 लाख तक की आबादी में, तक की आबादी में किसका गठन करेंगे? नगर पालिका का गठन करेंगे। ये आपको समझ में आ गया। ये तो डबल क्लिक कर दो इस पे तो, और नीचे वाले में सिंगल क्लिक कर दो। ये तो नाम हो गए और नीचे वाले इसके पॉइंट हो गए। जैसे आपसे सीधा सीधा पूछ लिया जाए कि 1 लाख आबादी वाले कस्बे में आप किसकी स्थापना करेंगे? 1 लाख वाले में किसकी करेंगे? हाँ, ड्यूल आवाज क्यों आ रही है? इसलिए मैंने पूछा है। कभी भी देखना, दो कुत्तों के बीच में कुछ डाल के देखना ना, वो लड़ेंगे आपस में। तो मैंने इसलिए डाला था कि भाई देखो लड़ाई स्टार्ट होती है और अक्षत्र होती है। चलो आप बताओ 5 लाख में किसका गठन करेंगे? 5 लाख की आबादी वाले में। अब तो ये क्या आवाज आई? अब समझ में आ गई आप लोगों के। ओके, देखो आपके समझ में ये इसलिए आना चाहिए था कि 20,000 से तो अधिक हो और 1 लाख तक, 1 लाख इसी में आ रहा है, 1 लाख, 1 लाख तक में इसका गठन होगा। यानी 1 लाख तक में तो नगर पालिका, 1 से तो अधिक हो और 5 लाख तक का हो तो 5 लाख किसमें आ गया? नगर परिषद। और यहां तो स्पष्ट लिखा हुआ है 5 लाख की आबादी से अधिक, यानी 5 लाख में नहीं, 5 लाख चाहे 1,000 ही हो तो वहां पर किसका गठन किया जाएगा? नगर निगम का गठन किया जाएगा। आ रहा है समझ में? ओके, एक जानकारी तो ये थी। दूसरी जानकारी, ये तो मैं बोल के और लिखा दूंगा। दूसरी जानकारी ये है कि वर्तमान में नगर निगम राजस्थान में, राजस्थान में नगर निगम कितने हैं? नगर निगम, तो ये नगर निगमों की जो संख्या है ये 10 है। वर्तमान में कितनी है? 10। तो ये 10 को कैसे कर रखा है? 7 जो हमारे संभाग है ना, इन संभागों में है, और जयपुर, जोधपुर और कोटा, जयपुर, जोधपुर और कोटा, इनमें दो दो है, हेरिटेज और ग्रेटर, है ना? जैसे जयपुर में ना हेरिटेज और ग्रेटर, तो इनमें दो दो हो गए। तो 7 संभागों में तो 7 ये हो गए, और इनमें दो दो तो एक एक और जोड़ दो, ये भी संभागों के नाम है, तो 3 ये बढ़ गए। तो 7 और 3 10। इस प्रकार से वर्तमान में नगर निगमों की संख्या राजस्थान में कितनी है? 10। दोबारा समझो, 7 संभाग कौन कौन से होंगे? तो जयपुर, जोधपुर, कोटा, यहां लिख देता हूं, उदयपुर, अजमेर, अजमेर, बीकानेर, बीकानेर और भरतपुर। ये आपका भरतपुर, भरतपुर, ये हमारे 7 संभाग हैं। तो इनमें तो दो दो हो गए, उनमें एक एक है। तो देखो, 2 और 2 4, 2 6, 6 और 4 10। इस प्रकार से वर्तमान में नगर निगम कितने हैं? 10। ये नवीनतम है। ये दो दो अभी बने, पहले 7 ही हुआ करते थे, है ना? ये याद रख लेना। ओके, इनकी संख्या तो अभी फिक्स नहीं है, नवीनतम आंकड़ों के आधार पर होगा, क्योंकि अभी भी इनमें है ना चल ही रहा है। ग्राम पंचायत राज में भी मैंने आपको कभी भी ग्राम पंचायतों की संख्या नहीं लिखवाई है। क्यों नहीं लिखवाई है? कि उनका संख्या का निर्धारण अभी भी चल रहे हैं, इलेक्शन चल रहे हैं अभी। जैसे करौली में, गंगानगर में, ये कौन है, 12 में, 3 जिलों में है वो। इसको तोड़कर उसमें और उसको तोड़कर उसमें, एक नवीन बना दी, एक जोड़ दी। राज्य सरकार करती रहती है ये काम, और राज्य सरकार तो वो काम कर रही है जो नहीं करना चाहिए। इतनी बड़ी महा रैली का आयोजन किया जा रहा है, सब मैप देखा जा रहा है कि कहाँ पर इतनी भीड़ आ सकती है। राजस्थानी मिला है इनको, मतलब एक व्यक्ति दक्षिण अफ्रीका से आकर के यहाँ 500 मेहमानों से मिल करके जाता है और इतने लोगों को संक्रमित कर सकता है। तो भीड़ रैली में कोई आ गया तो क्या होने वाला है? लेकिन सरकार इस चीज़ को शायद हल्के में ले रही है। प्राथमिकता देखी जा रही है कि प्राथमिकता वो ज़्यादा अच्छी है ना? चलो, हालांकि ये भी नहीं कर रहा, मैं पार्टी की बात नहीं कर रहा। इधर हमारे वो भाई साहब आ रहे हैं, उसके लिए भी लगभग 30-40 हज़ार लोग इकट्ठे होंगे, है ना? सीतापुरा में जाएंगे, अमित शाह हैं बाबा। चलो,
तो ये मैंने टॉपिक समझाने की कोशिश की है कि नगर परिषद नगर पालिका कहां पर होंगे। फिर इनके त्रिस्तरीय ढांचा के अंदर, इसमें त्रिस्तरीय ढांचा में 3-3 अधिकारी होते हैं, सॉरी 3-3 जनप्रतिनिधि होते हैं। यहां पर जो होगा, देखो यहां पर होगा महापौर, अध्यक्ष के रूप में महापौर, इसको अंग्रेजी में मेयर बोलते हैं। अध्यक्ष की भूमिका किसकी होती है, इसकी। फिर तीनों को मैं ऐसे कंटिन्यू लिख दूंगा। उपाध्यक्ष की जो भूमिका हो, उपमहापौर, उप महापौर, डिप्टी मेयर अंग्रेजी में। और जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद बोलते हैं। सदस्य होते हैं उनको क्या बोलते हैं, पार्षद। तो अध्यक्ष की भूमिका, उपाध्यक्ष की भूमिका और सदस्य की भूमिका। यहां पर देखो, यहां पर जो अध्यक्ष की भूमिका होता है उसको बोलते हैं सभापति। उपाध्यक्ष की भूमिका होती है उसको उपसभापति, उपसभापति, ये प है भैया, उप सभापति। और जो सदस्य की भूमिका होती है उसको पार्षद ही बोलते हैं, पार्षद ही बोलते हैं यहां पर। और सब बड़ा सारा नाम लिखो, चेयरमैन, चेयरमैन। आपने देखा होगा नगर पालिका चाकसू चेयरमैन, लाल पट्टी गाड़ी के ऊपर, भाई साहब बड़ी सारे लगा देते हैं, ये चेयरमैन साहब। उपाध्यक्ष की भूमिका वाइस चेयरमैन, अंग्रेजी का शब्द रह गया नहीं तो, वाइस चेयरमैन। और जो सदस्य होते हैं उनको पार्षद ही बोलते हैं। तो कई बार मेरे सामने समस्या आती है, अब आपके सामने भी आने लग जाएगी। कोई बोलता है कि मैं पार्षद हूं, जैसे एक दिन आपके सामने यहाँ पार्षद जी का फोन आया था, तो वो तो मिल गए इसलिए मैं जान गया भाई ये पार्षद है। नहीं तो कई बार तो ये पूछना पड़ता है कि कौन से वार्ड के हो। देखो सुनना, फिर वो कहता है वार्ड नंबर 5 का हूं। जवाब स्पष्ट नहीं हुआ है अभी तक, मैं जो पूछना था। फिर उसे पूछना पड़ता है निगम के हो, पालिका के हो, परिषद के हो, समझना। या फिर जैसे वो बोलता है कि नहीं मैं अजमेर का हूं, अजमेर का हूं पार्षद। अब अजमेर में भी पालिका भी है, निगम भी है, वो सॉरी परिषद भी है। मतलब कुल मिलाकर के जब तक वो पूरी बात नहीं बोल देना कि मैं नगर परिषद के वार्ड नंबर 5 का पार्षद हूं, तो पूरा क्लियर। मैं नगर पालिका के फला वार्ड का या नगर निगम के फला वार्ड का हूं, तब जाकर। तो इसलिए याद रखना, तीनों स्तरों के सदस्यों को पार्षद कहते हैं। तीनों स्तरों के सदस्यों को, वहां तो अलग अलग था पंचायती राज में तो, कि वहां तो वार्ड पंच, फिर सीआर और डीआर ऐसे बोल रहे थे। यहां पर कैसा है, यहां पर पार्षद 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 के नाम से पुकारा जा रहा है। समझ में आ रहा है। अब ये हमारे जनप्रतिनिधि है, इनका कंट्रोल करने के लिए मैंने बताया था कि तीनों स्तरों पर जैसे पंचायती राज में सरकारी व्यक्ति लगा रखे हैं, वहां उसी प्रकार यहां भी सरकारी व्यक्ति लगा रखे हैं। देखो ये सरकारी व्यक्ति कौन है, ये व्यक्ति है भाई, व्यक्ति है ना। तो यहां पर जो सरकारी व्यक्ति होता है उसको बोलते हैं नगर आयुक्त। नगर आयुक्त, आयुक्त को कमिश्नर बोलते हैं। नगर निगम में नगर आयुक्त होता है। नगर परिषद परिषद में केवल आयुक्त कहलाता है, वो केवल कमिश्नर बोलते हैं उसको। बॉक्स में पैक कर देता हूं इनको, सरकारी आदमी है, लाल बत्ती लेके घूमते हैं। फिर यहाँ पर ईओ होता है, ईओ, ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर। एग्जीक्यूटिव ऑफिसर का पूरा नाम होता है कार्यकारी नहीं, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी, अधिशासी अधिकारी। ये अधिशासी अधिकारी है ना, ये सही इधर आ सकता है, ये इधर जा सकता है शायद, है ना, कोई नहीं। अधिशासी जो अधिकारी होता है ना, ये हमारे ग्राम सेवक के समान होता है। इसकी 2008 में वैकेंसी निकली थी पहली बार। अच्छा पद होता है, जानकारी के लिए बहुत बढ़िया पद है। और कभी कभी इसकी वैकेंसी निकलती है। आप भी कभी वैकेंसी निकले तो आवेदन जरूर करना, अच्छी पोस्ट होती है। आपका और आने वाली पीढ़ियों का भला होता है। अच्छा पद है। नहीं मैंने ऐसा कुछ नहीं कहा, अच्छा पद है, अच्छा पद है। और खास बात यह है कि सारा लेखा जोखा जो है ना, वो इसी के हाथ में होता है ना। और पोस्टें भी ज़्यादा नहीं निकलती, 600 700 800 के आसपास निकलती है, लेकिन जो समझदार है वो इसकी तैयारी बढ़िया से कर लेते हैं। वरना तो पटवारी की भी करते हैं, ग्राम सेवक की भी करते हैं तैयारी, तो इधर ध्यान कम देते हैं। तो तीनों स्तरों के मैं एक बार अधिकारियों के नाम बता दूं। निम्न स्तर पर अधिशासी अधिकारी ईओ एग्जीक्यूटिव ऑफिसर, यहाँ पर नगर परिषद में आयुक्त, और यहाँ पर नगर आयुक्त। अब इसमें क्या है, कभी भी इसका त्यागपत्र का नहीं पूछेगा, क्योंकि इनका त्यागपत्र का फिक्स सीन है। आपको तो अगला पॉइंट बनाना है, मैं इसी में काम चला रहा हूं।
ये जैसे आपने ये लिख दिया ना, अब आपको डबल बार लिखना है, और मैं ये तीसरा पॉइंट लिख करके त्याग पत्र लिख दिया हूं। मेरे जगह नहीं है, आपके तो जगह है, तो आप इसमें त्याग पत्र में सीधा सीधा कर देना। ये दोनों अपना त्याग पत्र देंगे ऊपर वाले को, फिक्स सिस्टम है इनका। तो किसको देंगे? महापौर को। महापौर अंग्रेजी में बोलेंगे मेयर साहब को। पार्षद और उप महापौर तो देंगे महापौर को, और महापौर को देना है तो इसको देंगे, सरकारी व्यक्ति को। किसको? नगर आयुक्त को। नगर आयुक्त। ये बात क्लियर होगी। यहां भी फिक्स कर लो। ये तो इसको देंगे, किसको? सभापति को। और सभापति को देने की बारी आएगी तो आयुक्त को। मतलब फिक्स पैटर्न है इसका, तो इसलिए पूछेगा ही नहीं वो। इतना आसान प्रश्न थोड़ी पूछेगा वो, हमारा कोई रिश्तेदार थोड़ी लगता है जो इतना आसान प्रश्न पूछ ले। वो तो ऐसे पूछेगा कि जैसे मतलब आपको आए नहीं, और आए तो भी गलत दो आप जवाब। ये किसको देगा? ईओ को। ईओ, ईओ पूरा नाम लिख देना, अधिशासी अधिकारी, है ना। इस प्रकार से, यानी नीचे वाले तो ऊपर वालों को देंगे, और ऊपर वाला उसी स्तर के अधिकारी सरकारी को देगा। नीचे वाले ऊपर वालों को देंगे, और ऊपर वाला उसी स्तर के सरकारी अधिकारी को देगा। और नीचे वाले ऊपर वालों को देंगे, और ऊपर वालों किसको देंगे? उसी स्तर के सरकारी अधिकारी को। इस प्रकार से त्यागपत्र देता है। और फिर बैठकों का हिसाब किताब है वो हमारा, ये इनके ऊपर डिपेंड करता है कि कब कब किस प्रकार से की जाएगी, है ना। आपको पता हो तो अभी हाल ही में ग्रेटर में सौम्या गुर्जर के खिलाफ विभिन्न प्रकार के मामले उजागर होने के कारण राजस्थान सरकार द्वारा नया मेयर साहब बना दिया है, और शील दाबाई है। और शील दाबाई अब तक अभी कोई मीटिंग नहीं करी, अभी बार पिछले 2-4 दिन पहले एक मीटिंग करी थी इतने दिनों में। तो वो किसके ऊपर डिपेंड करता है? प्रमुख अध्यक्ष के ऊपर डिपेंड करता है कैसे कैसे मीटिंग हो रही है। फिर अगला प्रश्न बनता है कि इनके चुनाव कैसे होते हैं, प्रत्यक्ष होंगे या अप्रत्यक्ष होंगे। तो ये राज्य सरकार तय करती है प्रत्यक्ष होगा या अप्रत्यक्ष होगा। लेकिन वर्तमान में कैसे हो रहा है ये समझना जरूरी है। वर्तमान में केवल पार्षदों के चुनाव है ना, वो प्रत्यक्ष होते हैं, और बाकी इन्हीं में से ये ऊपर वाले अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुने जाते हैं। जैसे यहाँ पार्षदों के चुनाव हो गए तो उसमें से एक महापौर एक उप महापौर बनेगा। इन पार्षदों में एक सभापति एक उप सभापति बनेगा। इसका मतलब वर्तमान पैटर्न आपको याद है कौन सा, कि इनका चुनाव कैसे होता है? पार्षदों का प्रत्यक्ष और बाकी वालों का अप्रत्यक्ष, यानी अध्यक्ष उपाध्यक्ष भूमिका जो निभा रहे हैं ना, उनका अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव होता है वर्तमान तक। फिर गणपूर्ति की बात आती है। गौर से सुन लो, आपको मैं ऐसे मौखिक बता रहा हूं। गणपूर्ति की बात आती है, वो 1/3 का प्रावधान है। गणपूर्ति में 1/3 का प्रावधान है। चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु वो 21 वर्ष है। कार्यकाल वही 5 वर्ष है, स्वयं उस जैसा ही है। तो मैं एक बार शॉर्टकट में, गणपूर्ति गणपूर्ति तीनों स्तरों पर वही 1/3 1/3 1/3। और कार्यकाल कितना वर्ष का? 5 वर्ष का। और न्यूनतम आयु, चुनाव लड़ने की न्यूनतम आयु 21 वर्ष। 21 वर्ष ऑब्लिक 5 वर्ष। 5 वर्ष क्या है? कार्यकाल। वो 21 वर्ष 5 वर्ष, वो 21 वर्ष 5 वर्ष, तीनों स्तरों पर सेम है। आपसे पूछा जाए कि किसी भी नगर निगम का महापौर मेयर 21 साल का बन सकता है कि डन बन सकता है? सबसे कम उम्र में बना रहे हैं, फिर भी आप लोग ध्यान नहीं दे रहे हो इन पोस्टों की तरफ, है ना। उतारो, किधर से उतारना है ये तो समझ में आ गया। पहले वो उतार लो, फिर वो उतार लो, फिर ये उतार लो, और फिर ये 2-3 जानकारी ऊपर लिखवाई जो मैं बोल के लिखा दूंगा इधर वाली।